हेलो स्टूडेंट्स। कल के ऑब्जेक्टिव सीरीज के बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की क्लास के बाद और उसके जो 11 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस कल हम लोगों ने क्लास में किए थे, वो सारे क्वेश्चन वो थे जो किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और इसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग जितना भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें हम एब्जॉर्व करें और मैक्सिमम चीज़ों से हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप लोगों का अगला जो हमारी सीरीज आएगी वो ऑब्जेक्टिव की जो इन क्लासेस पर डिपेंड होगी, वो 1 या 2 दिन में वो भी आएगी। उसको भी आप लोग सॉल्व करते चलेंगे और साथ में आपको प्रॉब्लम शीट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएँगी। जो प्रॉब्लम शीट्स आप यूट्यूब में नीचे दिए गए जो लिंक होते हैं, वहाँ से आप लोग उसे अपने मोबाइल पर या अपने सिस्टम पर लोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करके और उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको भी हम लोग कलेक्शन के रूप में एक साथ उसे लास्ट में सॉल्व कराएँगे, तो आप वहाँ से अपने आंसर्स को भी साथ में मैच करेंगे, ठीक है? आइए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो फ्रिक्शन। आप लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ के टाइम पे मैंने फ्रिक्शन थोड़ा-सा आपको आइडिया दिया था। यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन से जुड़े हुए 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं जो कि हम लोग पूछेंगे, सीखेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पहले पूछी भी गई है। आइए देखते हैं उसे। पहला कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन के चैप्टर से जो आप लोगों को जानना है। फ्रिक्शन के चैप्टर से जो पहला कॉन्सेप्ट जानना है, उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन या इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। शब्द से पूरी फिजिक्स में एक बहुत खास चीज है, वो आप लोग को हमेशा जाननी है। पूरी फिजिक्स में सबसे जो खास चीज है बच्चा, वो ये है कि आप किसी भी चीज का नाम यही क्यों रखा गया, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर इसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो इसका नाम और कुछ क्यों नहीं रखे? इसका नाम तोतापरी फ्रिक्शन क्यों नहीं रख दिए? या इसका नाम कुछ भी रख सकते थे। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही नाम क्यों रखे? या हिंदी में बोले तो सीमांत घर्षण ही इसका नाम क्यों रखे? यही इसका खास बात है। किसी भी फिजिक्स के हर एक टॉपिक में, फिजिक्स के हर टॉपिक में किसी चीज का नाम, किसी डेफिनेशन का नाम या फिजिक्स की किसी क्वांटिटी का नाम वही क्यों रखा गया, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो उस पूरी क्वांटिटी की जो खासियत है, उस फिजिक्स के उस टॉपिक की जो खासियत है, आपको तुरंत समझ में आ जाती है, हमेशा। तो आप हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि किसी टॉपिक का नाम यही क्यों है और कुछ क्यों नहीं रखा गया। तो यहाँ पर क्या नाम है? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण का मतलब क्या हो गया? हिंदी में नाम बड़ा क्लियर है। सीमांत मतलब जहां पर सीमा का अंत हो रहा हो, सीमा धन अंत, इसके अंदर दीर्घ संधि है। हिंदी का टीचर मैं नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं हिंदी भी जानता हूं। सीमा जहां अंत हो रही हो। उसी तरह लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब, लिमिट का मतलब होता है जहां पर किसी चीज की ऊपरी सीमा हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं जा रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सीमांत घर्षण। अब आते हैं इस पर कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा देखने को कहाँ पे मिलता है। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ वाली क्लास याद करिए। आपको लेक्चर नंबर 2 में ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ हमने फ्रिक्शन की थोड़ी सी डिस्कशन किया था एंड ये भी बताया था कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के पैदा होने के पीछे कारण क्या है, जो कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था क्लास में। तो आइए यहाँ पर आते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से समझते हैं। उसी चीज को थोड़ा सा रिपीट करेंगे 1 मिनट के अंदर। इस वस्तु पर अगर एफ बल लगता है तो इसमें फ्रिक्शन पैदा होता है इस सतह पर, और फ्रिक्शन सतह की प्रॉपर्टी है।
क्योंकि इस सतह पर और इस जो रखा हुआ वस्तु है या जो ब्लॉक रखा हुआ है, इनके बीच में कई सारे अनगिनत इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बन जाते हैं, बॉन्ड मतलब जो केमिकल बॉन्ड या केमिस्ट्री में बॉन्ड हम लोग पढ़ा वही बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप होने से बॉन्ड बनते हैं। तो इस वस्तु की पेंदी में और जिस फर्श पर ये रखा है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाते हैं। और ये बॉन्ड एफ बल लगाने पर क्या होता है, खींचते हैं, बॉन्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वो वापस अपने शेप में आना चाहते हैं और इस लगे हुए बल के खिलाफ एक कलेक्टिव बॉन्ड फोर्स पैदा कर देते हैं जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके पहले वाली क्लास में भी इसे बताया गया है, वहां पर आप इसको एक बार रिपीट भी कर लें और यहाँ पर भी इसको बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। अब इस पर आते हैं कि सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण का मतलब, अगर हम किसी वस्तु पर एफ बल लगाएं और इस बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे हम मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जब तक ये वस्तु नहीं चल रही है तब तक इस फ्रिक्शन का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब वस्तु नहीं चल रही है तो जैसे जैसे हम फोर्स का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान भी क्या होगा, वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान भी बढ़ेगा। और फोर्स का मान बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जब ये वस्तु मूव करने लगेगी। जब ये वस्तु मूव करने लगेगी, मान लीजिए ये वस्तु ए एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर दी, उस वक्त भी इस पर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता रहेगा। उस वक्त भी इस पर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता रहेगा। ठीक है। और जब वस्तु मूव नहीं कर रही है उस कंडीशन में भी इस पर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा मैं साफ कर दे रहा हूं एक बार। फ्रिक्शनल फोर्स जब वस्तु में ए एक्सेलरेशन आ गया तो भी काम कर रहा है, और एफ बल लगने पर इसमें अगर ए का मान 0 है मतलब वस्तु मूव नहीं कर रही है या एक्सेलरेशन नहीं है, उस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर पैदा हो रहा है। ठीक है। तो हमने उस क्लास में बताया था कि जब वस्तु बल लगने के बावजूद मूव नहीं कर रही है, इस समय जो फ्रिक्शन पैदा होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ के बजाय एफ एस से, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और जिस समय वस्तु मूव करने लगी लेकिन फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा, और फ्रिक्शन जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के द्वारा पैदा होता है। इसका सबूत ये है कि किसी वस्तु को अगर किसी सतह पर घसीटा जाए तो थोड़ी देर बाद उस वस्तु की पेंदी गर्म हो जाती है, और केमिस्ट्री ने सक्सेसफुली इस चीज को प्रूव कर दिया है कि हीट केवल वहीं पैदा होगी जहां पर बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो हीट पैदा होगी। ये वाले केस में भी जब वस्तु जमीन पर घसीटी जाएगी या ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो भी यहाँ पर क्या होगा, हीट पैदा होगी, या बॉन्ड टूटने की वजह से हीट पैदा होगी। और अगर हम एफ बल लगातार उतना ही लगाते रहें कि ये फ्रिक्शन से ज्यादा रहे तो वस्तु मूव करती रहेगी, जैसे ही बल कम होगा वस्तु फिर से रुक जाएगी। लेकिन जिस समय वस्तु मूव कर रही है उस समय भी फ्रिक्शन काम कर रहा है, मतलब वस्तु की मूविंग कंडीशन में भी फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो जब मूविंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको हम लोगों ने डिनोट किया था एफ के से। ठीक है। फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूविंग कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोगों ने बोला था काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। हिंदी में बोले तो इसको स्थितिज स्थितिज घर्षण, और ये था गतिज घर्षण। दो प्रकार के घर्षण हम लोगों ने यहाँ पर
बताए थे, स्थितिज घर्षण और गतिज घर्षण। तो अब आते हैं इस पर कि इन दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है या सीमांत घर्षण से क्या रिलेशन है। तो यहां पर मैं आपके लिए एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। ग्राफ एक दो क्वांटिटीज के बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो हम उसे ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, आइए ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बहुत छोटा सा। इस डायरेक्शन में हमने लगाया गया बल हमने दिखाया है और इस डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन का मान दिखाया। मान लीजिए किसी वस्तु पर हम F बल शुरुआत में लगा रहे हैं। जब लगा रहे हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो रहा है जिसे हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया है। जब हम वस्तु के ऊपर बल लगाते जा रहे हैं तो बल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उस वस्तु में फ्रिक्शन का मान बढ़ता जाएगा, Fs का मान। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा लगाया गया बल ये Fs के मान से या जो घर्षण का अधिकतम मान होता है उससे ज्यादा हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि बल लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इस सतह के और इस वस्तु के अणुओं के बीच में बन रहे थे एकदम पेंदी में, वो क्या होंगे, ब्रेक कर जाएंगे। उन बॉन्ड्स के ब्रेक करते ही यहाँ पर वस्तु आगे की तरफ मूव करने लगेगी। तो जब जैसे जैसे हम F बल लगा रहे थे, जैसे जैसे हम बल लगा रहे थे वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान क्या हो रहा था बच्चा, बढ़ता जा रहा था। तो फ्रिक्शन का मान बढ़ता जा रहा था, F बल लगाते जा रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे F का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान बढ़ेगा। मान लीजिए F बराबर 1 रखा गया तो फ्रिक्शन का कुछ मान मिला, F बराबर 2 रखा गया तो फ्रिक्शन का कुछ मान मिला। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम F का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान बढ़ रहा था। तो हमको ये ग्राफ को केवल इस प्रकार से प्राप्त होता है। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब F का मान बढ़ाते बढ़ाते ये वस्तु मूव करने लगेगी। जिस वक्त वस्तु मूव करने लगेगी उस वक्त क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन का मान बढ़ रहा था ये अचानक से थोड़ा सा कम होगा और ये फिर एक लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू में आगे की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है जहां पर फ्रिक्शन का मान Fs या क्योंकि इस पॉइंट के पहले तक वस्तु क्या है, मूव नहीं कर रही है और इस पॉइंट के बाद वस्तु मूव कर रही है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान हमें प्राप्त हो रहा है और इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। और फ्रिक्शन का वह मान जो मूविंग स्थिति में प्राप्त हो रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग एफ के या काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ की बात। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। एक वस्तु है जिस पर आप F बल लगाते हैं या कुछ बल लगाते हैं, वस्तु मूव नहीं करती है। आप उस पर बल लगाते चले जाते हैं, वस्तु का में जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन है वो ठीक उतना ही रहेगा जितना आपने बल लगाया है। बल का मान आप बढ़ाते जाइए, फ्रिक्शन का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय तक ही बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक वस्तु और जिस सतह पर वस्तु रखी है उनके बीच में वस्तु के आउटर सरफेस पे पड़ने वाले जितने भी अणु हैं और उस सतह के आउटर सरफेस पे पड़ने वाले जितने अणु हैं जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इन लोगों ने बनाया, उन बॉन्ड पर खिंचाव पैदा होगा आपके बल लगाने से। वह बल लगाते लगाते जब खिंचाव, सारे खिंचाव टूट जाएंगे, मतलब आपका लगाया गया बल उन सारे बॉन्ड्स के कलेक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो वस्तु मूव कर जाएगी। लेकिन मूव करने से जस्ट पहले एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपका लगाया गया बल यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होने वाला फ्रिक्शन का अधिकतम सीमा पर पहुंचा हुआ होगा। तो वस्तु के जस्ट मूव करने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। F का मान जब 1 न्यूटन था तब Fs का मान भी 1 न्यूटन था। F का मान 2 न्यूटन था तो Fs का मान भी 2 न्यूटन था। मान लीजिए 5 न्यूटन के फोर्स पे ये वस्तु मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो 5 न्यूटन के फोर्स पे जाने से जस्ट पहले 4.9 न्यूटन का फोर्स जब लग रहा होगा, उस समय पर वस्तु मूव नहीं कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पर पैदा हो रहा है। उस कंडीशन में आपको अधिकतम फ्रिक्शनल फोर्स प्राप्त होगा जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम सीमा होगी। तो
यहां से हमको ये पता चल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अधिकतम सीमा होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अधिकतम सीमा होती है, वही हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। वही हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम सीमा हमारी क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही वस्तु मूव करने लगी तो अब उस वस्तु के अंदर अपनी गतिज ऊर्जा भी आ गई, क्योंकि एक्सेलरेशन आ चुका है। और जैसे ही इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, वस्तु मूव करने लगी, तो अब वस्तु जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम अपना एफ बल इसके ऊपर लगाए हुए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो एफ बल कभी भी इतना कम ना होने पाए कि वो घर्षण से कम हो जाए, तो हमारी वस्तु रुक जाएगी। एफ बल अगर हम लगातार लगाते रहेंगे तो वस्तु अगली इस सतह पर आगे की ओर बढ़ती जाएगी, नए नए बॉन्ड्स ये बनाती जाएगी। वस्तु की पेंदी में जितने भी अणु हैं वो अगली सतह पर पहुंचेंगे, फिर से बॉन्ड बनाएंगे। आप एफ बल लगातार लगाते रहेंगे, वो बॉन्ड लगातार टूटते रहेंगे और वस्तु आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन जब वस्तु आगे बढ़ने लगेगी, तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेगी, हर बार जितना भी फ्रिक्शन उस वस्तु में पैदा होगा, वो गति के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लगाए गए बल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसका मान स्टैटिक फ्रिक्शन से कम प्राप्त होगा। क्योंकि वहाँ पर उतना फ्रिक्शन पैदा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वस्तु मूविंग कंडीशन में आ चुकी है और गतिज ऊर्जा के कारण भी वो वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है। इसके कारण से बॉन्ड स्वयं ही ब्रेक होते चले जाएँगे। बॉन्ड जितनी जल्दी बनेंगे नहीं, उतने ही उसके पहले वो टूटने की कोशिश में रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर बार हमको जितना भी फ्रिक्शन प्राप्त होगा उसे एफ के कहेंगे वस्तु के मूविंग कंडीशन में। अब मूविंग कंडीशन में जो हमको एफ के प्राप्त हुआ है, उसकी वैल्यू हमेशा आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम रहेगी। तो ये आपका हो गया सीमांत घर्षण का एग्जाम्पल, सीमांत घर्षण का कॉन्सेप्ट। तो सीमांत घर्षण के कॉन्सेप्ट में आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थितिज घर्षण का जो अधिकतम सीमा होती है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं इसको यहाँ पर पॉइंट के तौर पे लिख दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा या क्लास रिकॉर्ड करके रखिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां से आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन maximum value of static friction is limiting friction। और डिनोट कैसे कर सकते हैं? एफ एस मैक्स इक्वल टू एफ लिमिटिंग। ठीक है, ये आप इस तौर पे इसको लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आपके फ्रिक्शन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। इन सब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे, लेकिन यहाँ केवल हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ऑब्जेक्टिव करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है और वो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में काफ़ी दिनों तक रुकता भी है, अन्यथा उसका कोई भी असर नहीं होगा। आइए इसके आगे आते हैं। कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के पहले आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात। अगर कोई बल एफ बल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर काम कर रहा है, अगर कोई बल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर काम कर रहा है, तो इस बल के दो घटक या दो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा।
2 कंपोनेंट होते हैं। मतलब अगर इस F बल को 2 कंपोनेंट में बाँट दिया जाए, तो इसका खुद का अस्तित्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। अगर हम वही बोले कि कोई बल F कैसे काम कर रहा है? एक बल F है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर काम कर रहा है। हमने क्या किया? उसके 2 कंपोनेंट बाँट दिए, एक x डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में। तो x और y डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट बाँटते ही इस बल के खुद का जो अस्तित्व है, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। यह बल आभासी रूप से लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमने इसके विश्लेषण या एनालिसिस के लिए इसको 2 हिस्सों में बाँट दिया है। तो आपकी बात यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। उसके लिए फिर से हमारा ट्रेडिशनल डायग्राम बन गया। यहाँ पर क्या है? mg भार लग रहा है, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ r लग रहा है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। इस केस में जब हम लोगों ने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था और न्यूटन का तीसरा नियम के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को बताया था कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में रखी है, तो उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, वो आपस में भी इक्वल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से वस्तु अपनी जगह पर रखी हुई है। R बराबर mg आपको प्राप्त हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स जब आप इस पर एनालिसिस करेंगे तो आपको कैसे प्राप्त होगा? इस डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा और जो फोर्स है वो आपने थोड़ा इसको मिटा दो, मिस्टेक हो सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको लगता हुआ दिखाई देगा और जो फोर्स है वो आपने इस वस्तु पर इस डायरेक्शन में लगाया, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका पैदा हुआ है और ये जो रिएक्शन फोर्स है, अगर इनकी बात करें तो देखिए ये हम इस डायग्राम से बाहर निकालकर इसको एक एक्स वाई एक्सिस पर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाई देगा। मान लीजिए ये वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है, इस डायरेक्शन में आपने कैपिटल एफ फोर्स लगाया है। देखिए इस डायरेक्शन में लगाया है, हमने क्या किया? इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाया, द्रव्यमान से लेके चले गए, इसके द्रव्यमान केंद्र से लेके चले गए। एफ फोर्स इधर हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया। इस बिंदु से mg नीचे लग रहा है और r इसमें ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, तो ये जो r है और ये जो f है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच में से इसका परिणामी गुजरेगा या रिजल्टेंट फोर्स गुजरेगा। तो जो ये जो हमारा है रिजल्टेंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये फोर्स जितना एंगल यहां से बनाएगा, कहां से? रिएक्शन फोर्स से, यही एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन का मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये घटता जाएगा मतलब फ्रिक्शन का मान घट रहा है। ये आपका दिखाता है इस चीज को। तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन फोर्स का मान हमें निकालना है या इस रिएक्शन का थीटा डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा जिसको फोर्स ट्रायंगल कहा जाता है। फोर्स ट्रायंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ट्रायंगल। फोर्स ट्रायंगल कैसे मिलेगा? देखिए, जितना रिएक्शन फोर्स पैदा हो रहा है उसको आपने एक बिंदु से शो कर दिया, जितना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा था उसको यहाँ आपने एक बिंदु से शो कर दिया, और यहाँ पर जो इसका परिणामी था उसको आपने यहाँ पर शो कर दिया। मान लीजिए परिणामी का ये R है, ये F है, मान लीजिए परिणामी को हम लोग बोल देते हैं F R। ये रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या है? रिजल्टेंट है, जो कि कितने एंगल पे जा रहा है? थीटा एंगल पे जा रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं R, और ये जो F बल लगा हुआ है इस तरफ, इसी के बराबर यूनिट पर यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हमने किया जो इसके पैरेलल हो गया, और ये भी दिशा आपको किसके बराबर मिलेगी? इसके बराबर प्राप्त होगी। ये कैसे बन रहा है? जब हम
फोर्सेस पैरेललोग्राम का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा ये चीज क्लियर होगी। अभी आप यहाँ पर ये जानिए कि जितना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पैदा हो रहा है रिएक्शन फोर्स से, वहां से हम लोगों ने इसको शो किया है। या मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, देखिए दोबारा आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बिंदु से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स की कुछ वैल्यू थी, तो हम लोगों ने उस वैल्यू को यहाँ पर इस डिस्टेंस में दिखाया हुआ है। और यहाँ पर रिएक्शन फोर्स की कुछ वैल्यू थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर इस डिस्टेंस में दिखाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की ये वाली डिस्टेंस लेकर आएंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे सेम इतनी ही बड़ी। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर शो होने लगेगा और जो इनका परिणामी है जाहिर सी बात है वो यहाँ से होकर गुजरेगा, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एफ आर का नाम दिया था। तो ये जो एंगल बन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स का, जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको निकाल कैसे सकते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर की वैल्यू क्या हो गई? बेस। और एफ की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर। टेन थीटा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन आर। टेन थीटा बराबर एफ अपॉन, एफ का लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सही कर रहा हूँ मैं, एफ अपॉन आर। टेन थीटा का मान हो गया एफ अपॉन आर, तो थीटा का मान हो जाएगा टेन इनवर्स एफ बाई आर। तो ये जो एंगल निकल के आया ये आपका हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रोल क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रोल ये है कि टेन थीटा का मान जो होता है वो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि टेन थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है टेन थीटा का मान, ये रिजल्टेंट अगर फ्रिक्शनल फोर्स अधिक मात्रा में है तो ये क्या होगा? एफ आर क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो ये शो करता है, थीटा का मान अधिक होना ये शो करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का मान ज्यादा है। और फ्रिक्शनल फोर्स का मान कम होगा तो ये एफ आर इस आर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो मतलब थीटा का मान आर की तरफ, मतलब मान लीजिए थीटा का मान है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये आर के नजदीक से जा रहा है। मान लीजिए एफ आर का मान किसी डायग्राम में आपको मिलता है, ये है आर, ये है एफ। एफ आर का मान मान लीजिए मिलता है 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको मिलता है 30 डिग्री। इसका मतलब कि रिएक्शन फोर्स जो आपका है, जो रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच का जो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो अगर आर के नजदीक से गुजर रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन का मान कम है। और 30 डिग्री दिखाना है, फ्रिक्शन का मान कम है। अगर ये 45 डिग्री होगा, इसका मतलब आर और फ्रिक्शनल फोर्स आपस में, रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बराबर हैं। और अगर मान लीजिए एफ आर आपका, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री होता तब हम ये कह सकते थे कि क्या क्या बराबर है? आर और एफ आपस में बराबर है। और अगर हम एफ आर का मान ये बोल दें कि ये वर्टिकल से या आर से 60 डिग्री के एंगल पर है, इसका मतलब आर से ज्यादा दूर है और एफ के ज्यादा पास है। तो जब एफ के ज्यादा पास है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मान ज्यादा है और रिएक्शन फोर्स का मान कम है। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि थीटा का मान कितना होगा, तो हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मान होता है एफ अपॉन आर। ठीक है, और क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए एफ आर का मान कितना होगा? अंडर रूट स्मॉल एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिएक्शन फोर्स का स्क्वायर और फ्रिक्शन का जब स्क्वायर कर देंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो एफ आर के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। और ये दोनों क्या हो गए? इसके बेस एंड परपेंडिकुलर एट दिस इज हाइपोटेन्यूज या विकर्ण। तो विकर्ण का मान जो होता है, दोनों के स्क्वायर रूट स्क्वायर करके आपस में जोड़ के इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमको इसका विकर्ण प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मान याद रखिएगा, tan थीटा बराबर फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन
रिएक्शन फोर्स, ये याद रखिएगा। एंड जो आपका एफ आर है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, उसका मान क्या होगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दोनों मान अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पर इसका छोटा सा न्यूमेरिकल भी देके पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव के दौरान कराऊंगा। तो ये हमारा आज का सेकंड कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं आज के थर्ड कॉन्सेप्ट पे, जो कि फ्रिक्शन के ही चैप्टर से जुड़ा हुआ है, और उसे भी आज हम लोग कवर करेंगे। आप लोग सब जो स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स आपके क्रैश कोर्स वाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोग पहले भी पढ़ रखे हैं, कुछ चीज़ें पहले से आपको आइडिया भी है। तो आप यहाँ पर मेन मेन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसको विश्राम कोण भी कह सकते हैं, हिंदी में विश्राम कोण भी इसे कहा जाता है। वैसे एंगल ऑफ रिपोज याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इसमें हमारा फोर्स रेजोल्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा नाम से उसके अंदर दो कंपोनेंट पैदा हो जाएंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट, दोनों का आपस में क्या है, मिक्सचर है इसमें, इसके डिस्कशन में। तो आइए देखिए फिर से एक ट्रेडिशनल डायग्राम। यहाँ पर एक ब्लॉक एम रखा हुआ है। अब इस सतह पर एक फ्रिक्शन मौजूद है, इस सतह का फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लीजिए म्यू है, और इस सतह पर फ्रिक्शन मौजूद है। अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूं, मान लीजिए ये जो सतह है, इस बिंदु को फिक्स कर दें हम, इस बिंदु को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, और ये वाला बिंदु हम क्या करें, उठाने लगे, ये वाली बिंदु को ऊपर की तरफ उठाने लगे। तो एक बिंदु फिक्स है, दूसरा उठाने लगे, तो जैसे ही इसको ऊपर उठाएंगे तो ये वस्तु कुछ ऐसे हो जाएगी। सोचने में लग रहा होगा उठाते ही वस्तु आगे चलने लगेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वस्तु आगे चलने लगे। ये वस्तु आगे तभी चलेगी जब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पैदा होने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पैदा होने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो ये तो आपको यकीन हो गया, ये तो आपको इमेजिन हो ही गया होगा, जैसे ही ये वस्तु हम ऊपर की ओर उठाएंगे तो इस ये इधर की तरफ चलने की कोशिश करेगी, तो कोशिश करेगी, और एक कंडीशन और आएगी जब ये चलने लगेगी। तो कोशिश करेगी और चलने लगेगी, ये जो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं कि एक समय पर कोशिश कर रही है और एक समय पर चल रही है, यही हमको समझना है। अभी हम ये मानते हैं कि हमने इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाया और ये चलने की कोशिश कर रही है मगर चल नहीं रही है, ठीक है। आइए कोशिश देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको ऊपर की ओर उठा दिया, कितने एंगल पर, मान लीजिए अल्फा एंगल। अल्फा एंगल पर हमने इस वस्तु को ऊपर की ओर उठा दिया है, और इस जगह से हमने ऊपर की ओर उठाया है। तो इस डायग्राम को थोड़ा हम वहां से बाहर निकाल के बना रहे हैं, ठीक है। बाहर इसलिए निकाल के बना रहे हैं, या इस डायग्राम को हम सीधा ऐसा बना रहे हैं कि हम किसी वस्तु को इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए हैं जो कि अल्फा एंगल पर है, और वो वस्तु क्या है, चलने की चेष्टा कर रही है। दिस ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव बट नॉट मूविंग, दिस इज द फर्स्ट केस। ये वस्तु चलने की चेष्टा कर रही है लेकिन चल नहीं रही है, ये हमारा पहला केस है। तो इस डायग्राम को, क्योंकि दो तीन इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, इसलिए इसको हम सीधे ऐसे बना रहे हैं कि हमने वस्तु की सतह को क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर उठा दिया है, वस्तु अभी चल नहीं रही है, और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो वस्तु का भार जैसा आपको पता है, mg हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, और यहाँ पर एक वस्तु
का जो mg भार नीचे काम कर रहा है, क्योंकि mg एक प्रकार का बल होता है, तो इसके दो कंपोनेंट हमें प्राप्त होंगे। एक कंपोनेंट इस सतह के पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट इस इंक्लाइंड सतह के लंबवत होगा, और यहाँ वाला एंगल आपको जो प्राप्त होता है वो इसी अल्फा के इक्वल प्राप्त होता है। 100% अल्फा के इक्वल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये भी आपको मैं बता सकता हूँ, वो फिर से इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये जान लीजिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल आपको बन रहा है वो आपको अल्फा के बराबर प्राप्त होगा। यही डायग्राम आपका था। ये जो एंगल आपका है यही आपका अल्फा के इक्वल प्राप्त होगा। और इस mg भार के 90 डिग्री एंगल पर दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा जो कि इस सतह के क्या है, पैरेलल है, जिसका मान है mg sin अल्फा। फोर्स के दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे कि अगर कोई फोर्स सतह से, हॉरिजॉन्टल सतह से थीटा एंगल का बल फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके दो कंपोनेंट क्या थे, एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पर था एफ साइन थीटा। यही डायग्राम यहाँ से पूंछ पकड़िए, इसकी उठा के लाके यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर एफ की जगह क्या लिखा है, mg, और थीटा की जगह क्या लिखा है, अल्फा। तो mg साइन अल्फा, इधर क्या हो गया, mg कॉस अल्फा। और ये वस्तु स्थिर है, इसका मतलब जो भी फोर्सेस पैदा हो रहे हैं, अब जैसे ही आपने इसको दो फोर्सेस में बांट दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही किसी बल को दो कंपोनेंट में बांट दिया जाता है, उसका खुद का अस्तित्व क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, या नेग्लिजिबल हो जाता है, या खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर mg का खुद का अस्तित्व क्या है, खत्म है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको एनालिसिस करने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, एक mg साइन अल्फा और एक mg कॉस अल्फा। तो mg कॉस अल्फा इस तरफ है, mg साइन अल्फा इस तरफ है, मतलब ये दो फोर्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु मूव नहीं कर रही है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए भी कोई कारक यहाँ पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर जो कारक मौजूद है mg साइन अल्फा को जो कौन बैलेंस करेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, mg साइन अल्फा पैदा हुआ है, और ये जो सतह है इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आप लोगों को पता है, म्यू, मतलब इस सतह पर फ्रिक्शन मौजूद है, तो इसको मैनेज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा हो जाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। बस थोड़ा सा 5 मिनट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या पैदा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका पैदा हो जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होते ही यहाँ पर ये mg साइन अल्फा इस फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा कंपनसेट कर दिया जाएगा, और mg कॉस अल्फा mg साइन अल्फा फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो गया, और ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा था, और ये एंगल आपका अल्फा था, है। और mg cos अल्फा को मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। ये वस्तु मूव नहीं कर रही है, तो आइए यहाँ पर इस सतह के समांतर, सतह के पैरेलल अगर देखें, सतह के पैरेलल यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, mg साइन अल्फा के बराबर, तभी ये मैनेज रहेगा। और सतह के लंबवत या सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r और mg cos अल्फा आपस में क्या है, बराबर, आपस में बराबर। ये हो गई इक्वेशन तब जब एक्सेलरेशन क्या है, 0 के इक्वल है, यहाँ पर वस्तु मूव नहीं। अब हम अगर इसी सतह को, जो हमने इसके पहले वाले डायग्राम में बनाया था कि हम इस सतह को यहाँ से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, अगर इसी सतह को हम और ऊपर उठा दें, मतलब इस अल्फा का मान और बढ़ा दें, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वस्तु नीचे की ओर मूव करने लगेगी। mg उसी तरह से नीचे लगेगा। अब यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा हो गया, और अल्फा का जो मान है वो थीटा से क्या है, कम है, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब हमने इस सतह को और ऊपर उठा दिया है। और यहाँ पर आपका हो गया mg, क्योंकि ये एंगल आपको कितना प्राप्त होगा,
थीटा के बराबर, जैसे ये अल्फा प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पर आपको ये कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा, और यहाँ पर सतह के पैरेलल या इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा mg sin थीटा। और mg sin थीटा जो आपका है वो इस mg sin थीटा mg cos थीटा में बदलते ही इस खुद mg का इसका खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फ्रिक्शनल फोर्स प्राप्त होगा, जो कि इस केस में अगर यहाँ पर F था, हम लोग इस केस में मान लीजिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा अलग हो चुका है साइन अल्फा से, तो इसको बोल दीजिए F1। और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन मौजूद है, ए एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो अब आते हैं इस पर कि वस्तु जब ए एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगेगी तो वहां पर इक्वेशंस हमारी क्या बनेंगी, ठीक है। उन इक्वेशंस पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि यही एंगल थीटा जिस पर ये वस्तु जस्ट नीचे जाना स्टार्ट कर दे, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हम बढ़ाते गए, हमने क्या किया, एक वस्तु को पहले सतह पर रखा, एक सतह को फिक्स किया और एक तरफ से सतह उठाते गए, उठाते उठाते ऐसा समय आएगा जब ये वस्तु क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करने लगेगी। जिस समय पर ये वस्तु, जिस एंगल पर ये वस्तु नीचे मूव करने लगेगी, वही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, वही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। और यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ, और आगे की क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ओवर हो चुका है और आपके नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो मैं इसमें आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले अभी आप लोगों को इक्वेशंस यहाँ पे बता दूं। इक्वेशंस देखिए कितनी आसानी से मैं लिखूंगा, और बहुत ही कॉमन सेंस। देखिए कैसे, mg cos थीटा है, mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स तो लग ही रहा है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, जिस दिशा में एक्सेलरेशन है जाहिर सी बात है उस दिशा में लगने वाला बल उसके अपोजिट दिशा में लगने वाले बल से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एक्सेलरेशन का मान जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में लगने वाला बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले बल से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी वस्तु उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो मतलब mg sin थीटा किससे ज्यादा होगा, F1 से, ठीक है। तो mg sin थीटा के मान में हम क्या कर देंगे, F1 का मान घटा देंगे, जो कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और ये किसके बराबर मिलेगा, ma के बराबर। एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, और रिएक्शन फोर्स हमारा जो है वो mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। बस ये इक्वेशन आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, और यहाँ पर जो इक्वेशन आगे हम लोग इस पे किस प्रकार से और चीजें निकालेंगे इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। एंगल ऑफ रिपोज फिर से रिपीट कर दूं, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिस पर ये वस्तु जस्ट ए एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगी जब हम इस एंगल को बढ़ाना चालू करेंगे। एक वस्तु पहले सामान्य सतह पर रखी थी, अल्फा एंगल उठाया गया तो एक्सेलरेशन नहीं था, फिर उसको फिर से बढ़ाया गया तो एक एंगल थीटा आया जिस पे वस्तु जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दी, तो वो ये कंडीशन है। और जस्ट मूविंग कंडीशन में इंक्लाइंड प्लेन पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस समय जो एंगल प्राप्त होता है उसी एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण, या ये कहा जाए कि यह वस्तु इस बिंदु के बाद विश्राम नहीं कर सकती या रुक नहीं सकती या बैठ नहीं सकती। इंक्लाइंड प्लेन को बढ़ाते जाएं, एंगल बढ़ाते जाएं, तो एक समय ऐसा आता है वस्तु मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये आप लोगों का एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट था। तो फ्रिक्शन के चैप्टर में ये जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ये हो चुके हैं। अब इसके आगे हम और भी चीजें ऐड करेंगे और फिर मिलकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, जैसे इसके पहले वाली क्लास के पूरे किए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और आप लाइक और डिसलाइक दोनों प्रकार के बटन आपके यूट्यूब चैनल के नीचे रहते हैं। डिसलाइक से हमें गाइडेंस मिलता है और लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो दोनों ही का इस्तेमाल करें। कमेंट्स जरूर करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें ऐड होंगे तो उससे आपका फायदा होगा, और हमारे हमसे भी डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस हम तक आएंगे तो उसको बताते बताते हम आप तक और भी अच्छी चीजें पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कई बार हमें भी बहुत सारी चीज पता होती है, लेकिन जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हमें और भी बताने के प्रति अंदर से इंथुसियाज्म पैदा होता है या उत्सुकता पैदा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ। वेरी वेरी थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।